Hello everyone, this is the second lecture on reflection of light, and in this lecture we will discuss about spherical mirror. But before that we will discuss image of a point object between two plane mirrors making an angle theta. तो मान लेते हैं हमारे पास दो प्लेन मिरर्स हैं जिनके बीच में एक थीटा एंगल है. ओके, तो ये दो प्लेन मिरर हैं और उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा. तो अब ये कहता है कि अगर हमने एक पॉइंट रखा हुआ है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसकी कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी. तो यही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. तो लेट अस से मान लेते हैं कि n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड. नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड वो क्या है? n है, राइट. अगर n इमेजेस फॉर्म होती हैं एंड ये एंगल क्या है? इक्वल टू एंगल बिटवीन प्लेन मिरर्स. ओके, तो अगर n इमेजेस फॉर्म होती हैं तो n इक्वल टू, यहां पे देखिए दो फॉर्मूले होते हैं. n इक्वल टू होता है 360 बाय थीटा इफ 360 बाय थीटा इज ऑड. अगर 360 बाय थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो ऑड आती है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 बाय थीटा. मतलब ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, राइट. और दूसरा n इक्वल टू 360 बाय थीटा माइनस 1 इफ 360 बाय थीटा इज इवन. तो अगर 360 बाय थीटा की जो वैल्यू है वो इवन आती है तो तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? 360 बाय थीटा माइनस 1. तो ध्यान रखिए 360 बाय थीटा की वैल्यू अगर ऑड आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही होंगी, लेकिन अगर इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगी? 360 बाय थीटा माइनस 1. तब आप उस केस में 1 माइनस कर लोगे. अगर आपने दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं पैरेलल टू ईच अदर, तो देखिए अगर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसका एंगल कम करते जाएंगे तो एंगल कम करते जाएंगे, ठीक है ना. धीरे धीरे एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. और अगर ये एक दूसरे के पैरेलल आ गए तो क्या हो जाएगा? 360 बाय थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी. तो तब उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी. ध्यान रखिए अगर पैरेलल दो आपने मिरर रखे हुए हैं तो इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगी. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ इमेजेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया है, दो मिरर्स को रखा हुआ है एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो ये एक मिरर है, ये दूसरा मिरर है. अगर आपने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ओके, ध्यान रखिए ये एक्सिस जो है सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है यहाँ पे. तो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री. तो पहले क्या करेंगे, हम 360 बाय थीटा की वैल्यू निकालेंगे. 360 बाय थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 बाय 90 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 4. तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा उस केस में? फिर 360 बाय 90, क्योंकि देखो अगर 360 बाय थीटा इवन आता है, क्या है उसकी वैल्यू? इवन आई, तो तब क्या करेंगे? -1 कर देंगे. तो दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3. तो इस केस में क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? 3. तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो इमेजेस होंगी वो किस तरीके से फॉर्म होंगी. तो ये तो था आपका इमेजेस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट की किस तरीके से इमेजेस होती हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर आप दो प्लेन मिरर्स के बीच में उस ऑब्जेक्ट को रखते हो और उन प्लेन मिरर्स के बीच में कोई एंगल थीटा है. द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर. अब देखते हैं कि प्लेन मिरर्स जो होते हैं उनका यूज क्या होता है. तो आपको ऑलरेडी पता है प्लेन मिरर्स का यूज जो हम करते हैं बार्बर शॉप, या फिर आप एज लुकिंग मिरर इसको यूज करते हैं. देन सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है. तो प्लेन मिरर के यूजेस आपको ऑलरेडी पता है. नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये आप बहुत आगे तक यूज करने वाले हो. दैट इज स्फेरिकल मिरर. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स. तो स्फेरिकल मिरर्स देख लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं. तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स विच आर obtained फ्रॉम अ हॉलो स्फेयर. ओके, तो एक हॉलो स्फेयर होता है. जब आप उस स्फेयर को, हॉलो स्फेयर को कट करते हो कहीं से, तो ऐसे में आपको जो मिरर मिलता है दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. अब इस मिरर को, स्फेरिकल मिरर आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक हॉलो स्फेयर है. उस हॉलो स्फेयर को अगर हमने कट किया तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, इस तरीके का शेप मिलेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं. नाउ दीज स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं. वन
is concave mirror and other is convex mirror. The concave mirror, the mirror in which इंटरनल पार्ट, जो देखिए स्फेरिकल मिरर है, ये इसका क्या हो गया, इंटरनल पार्ट हो गया, और इसका एक्सटर्नल पार्ट हो गया. तो जो इसका इंटीरियर पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अगर ध्यान रखिए, पहला मैंने क्या कहा, कॉनकेव मिरर. सो कॉनकेव एज इट सेज केव. तो कॉनकेव मिरर जो इंटीरियर पार्ट है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अंदर वाला जो सरफेस होगा दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके. एंड बाहर का जो सरफेस होता है दैट इज रफ सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, अंदर वाला सरफेस होता है किसका, कॉनकेव मिरर का. तो आप समझ गए होंगे व्हाट इज कॉनकेव मिरर. तो स्फेरिकल मिरर से दो तरीके के आप मिरर बना सकते हो, कॉनकेव एंड सेकंड वन इज, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, क्योंकि ऐसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है दैट इज ये वाला सरफेस, जो एक्सटर्नल सरफेस उसका होता है. तो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मिरर इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ध्यान रखिए, एक्सटर्नल सरफेस जो होता है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो अगर ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. प्लेन मिरर में तो क्या होता था कि जो दोनों सरफेसेस होते हैं दोनों प्लेन होते हैं, तो आप किसी को भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन यहाँ पे क्या, दोनों का शेप अलग अलग हो जाएगा. तो अगर इंटरनल सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव होगा, एक्सटर्नल सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा. तो अब स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए आपको इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस दीज टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. फर्स्ट टर्म हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि एक कंप्लीट एक स्फेयर है, उस स्फेयर से आप क्या करते हो, पार्ट कट कर देते हो. तो ये हमने एक पार्ट कट किया उस स्फेयर से. तो दिस इज द पार्ट विच वी हैव कट फ्रॉम दिस स्फेरिकल मिरर. तो ये हमने एक पार्ट कट कर दिया स्फेरिकल मिरर से, राइट. तो उस स्फेयर से, एक स्फेयर से हमने एक पार्ट कट किया, इसको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, राइट. अब देखिए, इस जिस स्फेयर से हमने उस पार्ट को कट किया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, ये स्फेयर था, इमेजिन कर लो ये पूरा एक स्फेयर था, और उस स्फेयर का जो सेंटर रहा होगा, दैट सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो व्हाट इज बेसिकली द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर इज कट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ध्यान रखिए, इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज द center of curvature. Now the second term is radius of curvature. So what is the radius of curvature? The distance between the center of curvature and the mirror. तो यहाँ पे जो मिरर है इसके और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ऑब्वियसली उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. मतलब जिस स्फेरिकल से आपने उस मिरर को कट किया है, उस स्फेयर का जो रेडियस रहा होगा वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है. तो इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, आर से. तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो आई होप कि आपको ये दो टर्म समझ में आ गई होंगी. द पोल, द थर्ड टर्म इज पोल. तो पोल क्या होता है, द मिडिल पार्ट और यू कैन से द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो ये स्फेरिकल मिरर है आपका, इसका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर को हम क्या कहते हैं, पोल. तो ये पी क्या हो गया, इसका पोल हो गया. तो पोल क्या है, द मिडिल पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या आप कह सकते हो, मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर है, इसका जो बिल्कुल सेंटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोल. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज अपर्चर. तो ये अपर्चर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये थोड़ा समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो मान लेते हैं ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है. तो द प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है, इस जिस सरफेस से लाइट पास होती है किसमें, स्फेरिकल मिरर से. तो स्फेरिकल मिरर में ये जो प्लेन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है ऑब्वियसली ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपर्चर हो जाएगा. मतलब इतना जो सरफेस होगा, यहां से लाइट पास होगी, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, अपर्चर. तो अपर्चर ए से लेके, ये पॉइंट ए है मान लेते हैं, बी है, ए से लेके बी तक, ये पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, और ये पूरा सरफेस होता है, एक सिंगल लाइन नहीं होती है. तो ध्यान रखिए, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं. तो सरफेस, वो सरफेस जिस सरफेस से लाइट जाती है आपके मिरर में, उसको हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो एक लाइन है जो कहां से पास होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है. इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है. उस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऑब्वियसली ऐसी एक ही लाइन होगी हमारे पास, तो ये क्या हो गई, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस. सो
दीज आर सम टर्म्स। अब दो टर्म्स और हैं जो आपको समझनी है, दैट इज फोकस एंड फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। लेकिन फोकस और फोकल लेंथ को समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना पड़ेगा फ्रॉम प्लेन मिरर। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर के लिए कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो कैसा होता है। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो तरीके के मिरर हैं। ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, ओके, और अगर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ओके। अगर लाइट रे पैरेलल आती है, कहीं से लाइट रे क्या आती है, पैरेलल आती है, तो पैरेलल लाइट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये पोल हो गया आपका, पैरेलल लाइट रे इसमें इंसिडेंट हो रही है। नाउ पैरेलल लाइट रे जब इंसिडेंट होती है इसमें तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होगी। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि रिफ्लेक्शन, देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप ऑलरेडी जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, किस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, यहां से इस पॉइंट पे। और वो कहां से ड्रॉ करोगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये चीज आप ध्यान रखिए। तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहां से एक लाइट आप पास करोगे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ओके। तो ये तो हो गया किसके लिए, ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए, राइट। और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम कैसे करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे होगा, ये इधर को होगा। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर इधर को होगा, लाइट रे देखिए, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता है तो बाहर वाली सरफेस पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। अब अगेन आप जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल हमेशा यहीं से ड्रॉ होगा। तो दिस इज योर नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया आपका इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से ये जो एंगल बनेगा यहां पे आपका, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन बराबर होंगे। और जब आप इस लाइन को आगे पास करोगे तो ये कहीं पे मीट करेगी। नाउ तो अब आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया कि कैसे स्फेरिकल मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अभी हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रे को लेके। तो पहले हम ये समझते हैं फोकल और फोकल लेंथ और फोकस को समझने के लिए, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज अ फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ। सो रिमेंबर, फोकस इज अ पॉइंट, ओके, एट विच द रिफ्लेक्टेड रे intersects the principal axis after if incident ray parallel to the principal axis is striking on the surface या striking on the mirror। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे मतलब इंसिडेंट रे अगर जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, ये इंसिडेंट रे हो गई आपकी, कैसी है, ये पैरेलल है। ध्यान रखिए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे कट करती है, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को, प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे कैसे गई, पैरेलल गई, और किस पॉइंट पे उसने कट किया उसको, फोकस पे। ओके, समझ में आया। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है, आप कह सकते हो मीट करती है, कौन, रिफ्लेक्टेड रे, या फिर अपीयर्स टू मीट, कभी कभी वो मीट नहीं कर पाती है। तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच अ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट्स और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज फोकस। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पे तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट हो रही है, लेकिन ये कौन सा है, कॉनकेव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा। देखिए, क्योंकि लाइट रे पहले, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ही हो गई आपकी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आपने भेजी तो ये कहां से जाएगी, ये इधर से चली जाएगी, क्योंकि टकरा के, क्योंकि आपको दिख रहा है नॉर्मल आपके पास ये है, तो टकरा के उधर जाएगी। तो
हम यहाँ पे देखो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, लाइट रे तो उधर चली गई, दूर की चली गई, इधर से करोगे तो बाहर की तरफ चली जाएगी। तो क्या कहते हैं, इस लाइट को जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको क्या करते हैं, बैकवर्ड्स आप एक्सटेंड करते हो, पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करते हो। तो जिस पॉइंट पे ये अपीयर टू मीट होती है, तो इसीलिए मैंने बोला मीट्स और अपीयर्स टू मीट, तो यहाँ पे अपीयर हो रहा है कि यहाँ पे वो मीट हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस को मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया। नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। सो ये जो डिस्टेंस होता है एफ पी, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज डिनोटेड बाय एफ, दिस इज डिनोटेड बाय एफ। और ये हो गया आपका आर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर? रिमेंबर F इज इक्वल टू R बाई 2, इसको हम बाद में भी पढ़ेंगे। जो फोकल लेंथ होती है दैट इज हाफ ऑफ द रेडियस, रेडियस का हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है फोकल लेंथ। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो डिस्टेंस होता है, फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, हाफ होता है, किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप स्फेरिकल मिरर को समझना चाहते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, फिर भी कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें।